हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी विद सृष्टि। आज हम लोग पढ़ेंगे फिजिक्स का चैप्टर 1 दैट इज फिजिकल वर्ल्ड। तो सबसे पहले इस चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चंस तो बनते नहीं हैं और बहुत सारे क्या मतलब वेरी फ्यू क्वेश्चंस आर देयर एंड दैट आल्सो कॉन्सेप्चुअल। तो क्वेश्चंस तो नहीं बनते बट स्टिल देयर आर सम कॉन्सेप्ट्स दैट वी नीड टू नो सो दैट आगे चल के कोई प्रॉब्लम नहीं हो इन केस ये कुछ वर्ड्स हमारे सामने आ जाए। इस चैप्टर में सबसे पहले आपको बताया गया कि फिजिक्स है क्या, व्हाट इज फिजिक्स। तो फर्स्ट वी शुड नो कि फिजिक्स जो टर्म है यानी जो फिजिक्स वर्ड है दैट हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड नेचर। सो इफ़ वी वांट टू डिफाइन फिजिक्स देन देर इज़ नॉट एनी एग्जैक्ट डिफिनेशन जिसमें सब कुछ आ जाए जो कि फिजिक्स में होता है, बट स्टिल वी कैन से दैट फिजिक्स इज अ सिस्टमेटिक अटेम्प्ट टू अंडरस्टैंड नेचुरल phenomena in as much detail and depth as possible and also use our knowledge to predict, modify and control the ongoing phenomena. I mean इसके एक एक वर्ड को समझ लेते हैं कि एक सिस्टमेटिक अटेम्प्ट है, क्योंकि फिजिक्स वी हैव ऑलरेडी स्टडीड न्यूटन्स 3 लॉज ऑफ मोशन या फिर मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन पे आपने कुछ क्वेश्चंस किया है क्लास 9th में। तो फिर उसमें क्या होता था कि एक सिस्टमेटिक वे में हम निकालते थे कि इनिशियल वेलोसिटी 0 है अगर, तो फिर हम क्या करते थे एक सिस्टमेटिक वे में उसका फिर एक गिवन एक्सेलरेशन के लिए फाइनल वेलोसिटी या फिर डिस्टेंस ट्रैवल्ड फॉर अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, इसमें से कुछ भी रहे तो वो हम निकालते थे। तो एक तरीके से इसको पढ़ते हैं और दैट्स वाई फिजिक्स इज अ सिस्टमेटिक अटेम्प्ट टू अंडरस्टैंड नेचुरल phenomena इन एज मच डिटेल एंड डेप्थ एज पॉसिबल। और उसके अलावा फिजिक्स में हम लोग और क्या करते हैं, प्रिडिक्ट करते हैं। जैसे कि हम ये प्रिडिक्ट करते थे मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन में कि उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी या फिर वो कितना टाइम लेगा, कितना डिस्टेंस चलेगा, उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। अगर आप कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो उसमें आप एक्सेलरेशन बढ़ा दो टू गेट अ डिजायर्ड अमाउंट ऑफ डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। अगर फिजिक्स का नॉलेज हो तो ऑनगोइंग नेचुरल phenomena या फिर कोई भी एक्टिविटी एक्सपेरिमेंट को हम कंट्रोल भी कर सकते हैं, मॉडिफाई भी कर सकते हैं। हमेशा से ये जो भी साइंटिस्ट या फिर जो भी फिजिसिस्ट, फिलोसफिस्ट ये लोग जो भी रहे हैं उन्होंने हमेशा ऐसे ट्राई किया है कि किसी भी कॉन्सेप्ट को यूनिफाई किया जाए या फिर रिड्यूस किया जाए। देयरफॉर 2 बेसिक प्रिंसिपल्स हैं फिजिक्स में, यूनिफिकेशन एंड रिडक्शन। तो यूनिफिकेशन मतलब क्या हो गया कि नाम से ही पता चल रहा है कि चीज़ों को यूनिफाई कर, मतलब कि नेचर में जो डिफरेंट डिफरेंट फेनोमेनन हो रहे हैं एक लॉ बना दें कि उसी लॉ से काफ़ी सारे फेनोमेनन या जो भी कुछ हैपनिंग्स हो रही हैं वो सब हम डिस्क्राइब कर पाएँ, एक्सप्लेन कर पाएँ ऑन बाय यूजिंग दैट पर्टिकुलर लॉ। तो इसका मतलब है कि वो लॉ जो है वो उन सारे फेनोमेनन को यूनिफाई करके बनाया गया या फिर बहुत सारे फिनोमेना को डिस्क्राइब कर रहा है। दैट इज़ वन थिंग जो कि हम फिजिक्स में देखते हैं। वी अटेम्प्ट टू एक्सप्लेन फिजिकल phenomena in terms of few concepts and laws। यही है आपका यूनिफिकेशन। फॉर एग्जाम्पल हमारा हो गया जैसे कि जो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बेसिस पे हम लोग काफ़ी सारे चीज़ों को पढ़ेंगे। जैसे सिंपल सा फेनोमेना हो गया फॉल ऑफ ऑब्जेक्ट, उसके बाद हो गया हमारा रिवॉल्यूशन ऑफ प्लैनेट्स, लॉन्चिंग ऑफ सैटेलाइट्स। हमने देखा कि मतलब ये अभी तो ये सिर्फ 3 ही एग्जांपल्स हैं। ऑन द बेसिस ऑफ ग्रेविटी के कॉन्सेप्ट पे काफ़ी सारे आगे चल के फिजिकल कॉन्सेप्ट्स और फेनोमेना को एक्सप्लेन किया गया, जैसे विस्कोसिटी, ये सारी चीज़ों को भी एक्सप्लेन किया गया है। तो एक तरह से जो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है हमारा वो काफ़ी सारे फेनोमेना को यूनिफाई कर देता है। दैट्स वाई यहाँ पे जो है एक एग्जांपल मिला हमें कि यूनिफिकेशन कैसे होता है फिजिक्स में। अब रिडक्शन, तो रिडक्शन का क्या कॉन्सेप्ट है कि हम ये अटेम्प्ट करते हैं कि जैसे कोई भी बहुत कॉम्प्लेक्स सी चीज़ है तो उसको समझने के लिए हम पहले उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं कि पहले ये समझ लेते हैं, फिर ये समझ लेते हैं, फिर ये समझ लेते हैं, एंड देन हमारा ओवरऑल कॉन्सेप्ट जो वो बहुत कॉम्प्लेक्स सी चीज़ थी वो कैसे फंक्शन करती है, फिर उन छोटे छोटे पार्ट्स को आपस में कनेक्ट करके और फिर वी गेट एन अंडरस्टैंडिंग कि ओवरऑल ये जो कॉम्प्लेक्स सी चीज़ थी वो कैसे काम करती है। तो इस प्रिंसिपल को रिडक्शन बोलते हैं। रिडक्शन मतलब हो गया एन अटेम्प्ट टू
derive the properties of a bigger, more complex system from the properties and interactions of its constituent simpler parts. This is called reductionism. और ये हम बहुत जगह देखेंगे कि हम किसी भी कॉम्प्लेक्स चीज को समझने के लिए, एज फॉर एग्जाम्पल आपने पहले भी किया है, जैसे कि हमने मोटर, जेनरेटर या फिर बहुत सारे डिवाइसेस को समझने के लिए उनको छोटे छोटे पार्ट्स में पहले डिवाइड किया, एंड देन उसके बाद स्मॉलर सिस्टम्स की प्रॉपर्टीज एंड उनका नेचर समझा, एंड देन वहां से उसको कनेक्ट करने सम करके एंड फाइनल समझा कि उस कॉम्प्लेक्स सिस्टम का कैसा बिहेवियर होगा। तो ये जो दो चीजें हैं बेसिकली फिजिक्स में हम ये बहुत ही ब्रोडर वे में यूज करने वाले, बहुत ही हाई लेवल पे यूज करेंगे। कहीं पे भी आप इन दोनों में से कोई एक चीज का एग्जाम्पल देख सकते हो। तो उसके बाद आपका जो है एनसीईआरटी में ये भी है कि स्कोप एंड एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स। तो बेसिकली फिजिक्स जो है वो मैक्रोस्कोपिक एंड माइक्रोस्कोपिक दोनों लेवल पे हम पढ़ते हैं। तो मैक्रोस्कोपिक का तो आप लोग भी एग्जाम्पल इजीली दे सकते हो, जैसे हो गया कि motion in straight line, motion in 2D, motion in 3D, planetary motion भी हो गया, मतलब any type of motion we can say। उसके बाद हमारा हो गया रिफ्लेक्शन। तो मैक्रोस्कोपिक में ये सारे एग्जांपल्स आ जाएंगे हमारे, जिससे भी हम लैबोरेटरी, टेरेस्ट्रियल या फिर एस्ट्रोनॉमिकल स्केल्स पे डील करते हैं। मतलब मैक्रोस्कोपिक में लैबोरेटरी, टेरेस्ट्रियल, एस्ट्रोनॉमिकल, तो ये स्केल्स पे जो भी फिनोमेना हम रिकॉर्ड करेंगे या स्टडी करेंगे वो सारे मैक्रोस्कोपिक होंगे। एंड देन नेक्स्ट इज ऑब्वियसली माइक्रोस्कोपिक। तो इसमें बेसिकली जो भी हमारा माइक्रोस्कोपिक डोमेन उसको इंक्लूड करेगा जो भी एटम रिलेटेड, एटॉमिक, मॉलिक्यूलर एंड न्यूक्लियर फेनोमेना से डील करता है, जैसे कि रेडिएशन रिलेटेड, स्ट्रक्चर ऑफ एटम हम एक चैप्टर पढ़ेंगे, न्यूक्लियर फिजिक्स हो गया। सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ माइक्रोस्कोपिक स्कोप एंड एक्साइटमेंट इन फिजिक्स। तो एक और चीज है कि मतलब जो हम क्लासिकल फिजिक्स यानी कि जो पुरानी फिजिक्स की स्टडी थी, जिसमें ज्यादातर हम पढ़ते हैं मैकेनिक्स, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, ये सारी चीजें जो हैं उसको हम क्लासिकल फिजिक्स बोलते हैं, क्योंकि उस समय पे हमारा जो फिजिक्स या फिर साइंस है वो इतना एडवांस नहीं था कि एटॉमिक लेवल पे मेजरमेंट या फिर एक्सपेरिमेंट्स ऐसे होते नहीं थे, क्योंकि वो उस समय में अभी जो था वो उस समय में क्लासिकल फिजिक्स को ही अंडरस्टैंड कर रहे थे, उसी पे एक्सपेरिमेंट ज्यादा होती थी। तो दैट्स वाई माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स, मतलब जो भी ये न्यूक्लियर फिजिक्स, स्ट्रक्चर ऑफ एटॉमिक फिजिक्स, ये सारी जो है ये काइंड ऑफ आपकी न्यू फिजिक्स हो गई। एंड अदरवाइज जो थर्मोडायनेमिक्स, मैकेनिक्स विच इज रिलेटेड टू मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, ये सारी जो है वो क्लासिकल फिजिक्स में आती हैं। तो ऑब्वियसली यहाँ से हमें पता चलता है कि स्कोप जो है वो फिजिक्स का वो मतलब काफी बड़ा है, इंक्लूडिंग प्लैनेट्स टू इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, एटम। नेक्स्ट हमारे चैप्टर में ये भी बताया गया कि फिजिक्स जो है वो हमारे टेक्नोलॉजी और सोसाइटी में भी काफी ज्यादा इन्वॉल्व है। तो ऑब्वियसली जो भी नए इन्वेंशंस हुए हैं, जितनी भी मशीन्स पे हम काम कर रहे हैं, एनी हाउ कहीं ना कहीं उसमें लॉज ऑफ फिजिक्स, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, आई मीन ओवरऑल साइंस जो है वो इन्वॉल्व है। एंड मेनली जो अगर मशीन से रिलेटेड बात करें तो ऑब्वियसली फिजिक्स इज देयर। द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन दिस चैप्टर इज फंडामेंटल फोर्सेज इन नेचर। तो फोर्स जो है वो हमारे डेली लाइफ में बहुत जगह यूज होता है। बिना फोर्स अप्लाई किए हुए चीजों का हम नेचर नहीं बदल सकते हैं, आई मीन चीजों का स्टेट नहीं बदल सकते हैं। तो दैट्स वाई कुछ फंडामेंटल फोर्सेज हैं जो नेचर में ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हैं, बिकॉज काफी सारी चीजें हो रही हैं। हम अपने घर पे बैठे हुए हैं बट द अर्थ इज मूविंग एंड रिवॉल्विंग अराउंड द सन, एंड बिसाइड्स अर्थ ऑल अदर प्लैनेट्स आर ऑल्सो रिवॉल्विंग। तो फंडामेंटल फोर्सेज जो हैं वो नेचर में हमारे चार होते हैं मेनली, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एंड वीक न्यूक्लियर फोर्स। और वी ऑल नो कि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स एक यूनिवर्सल फोर्स है, ऑब्वियसली दैट्स व्हाई इट इज अ फंडामेंटल फोर्स एंड इट एग्जिस्ट्स इन नेचर बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट्स। ये क्या है कि हमने पढ़ा है जो फॉर्मूला इज इक्वल टू km1m2/r², तो उसमें क्या था कि हमने पढ़ा था कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ फोर्स ऑफ म्यूचुअल अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट्स बाय वर्च्यू ऑफ देयर मासेस एंड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, है ना। तो फिर ग्रेविटेशनल फोर्स किसी भी दो ऑब्जेक्ट पे लगता है नेचर में एंड एक्ट्स ऑन एनी टू ऑब्जेक्ट्स बाय वर्च्यू ऑफ देयर मासेस। लेकिन ये क्या है कि ये जो फंडामेंटल फोर्सेस हम पढ़ रहे हैं इन चारों में सबसे वीकेस्ट है, तो दिस इज द वीकेस्ट फोर्स। और ये क्या है कि एक्ट्स ऑन एनी टू ऑब्जेक्ट्स बाय वर्च्यू ऑफ देयर मासेस, मतलब अर्थ पे कोई ऑब्जेक्ट है एंड जुपिटर पे कोई रॉक है, इन दोनों के बीच में भी देयर इज एन अमाउंट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स विच इज ऑलवेज एक्टिंग ऑन दीज टू ऑब्जेक्ट्स।
है ना? तो फिर हम देख रहे हैं कि ये काफ़ी दूर तक किसी भी मतलब यहाँ से लेकर के दूसरे प्लैनेट पर या फिर फ्रॉम दिस गैलेक्सी टू द अदर गैलेक्सी वी कैन अप्लाई दिस फोर्स ऑन एनी टू ऑब्जेक्ट सिटिंग इन 2 गैलेक्सीज, 2 प्लैनेट्स, 2 कंट्रीज, 2 स्टेट्स। तो फिर इसका रेंज जो है इस फोर्स का दैट इज़ अ लॉन्ग रेंज। तो दिस फोर्स इज़ अ लॉन्ग रेंज फोर्स। मतलब मैग्नीट्यूड जो है इसका कंपेयर टू दीज अदर 3 फोर्सेस जो हम फंडामेंटल फोर्सेस में पढ़ रहे हैं दैट इज वेरी लो। तो दिस इज द वीकेस्ट फोर्स और इस फोर्स को मीडियम की जरूरत नहीं है। उसके बाद हमारा आ रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो मासेस पे एक्ट करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो है वो चार्जेस पे एक्ट करता है और ये k Q1 Q2/r² ये होता है। एंड देन ये भी लॉन्ग रेंज है, काफी दूर दूर रखे चार्जेस पर भी एक्ट करता है। एंड कंपेयर टू ग्रेविटेशनल फोर्स दिस इज स्ट्रॉन्गर। मतलब अगर इसका मैग्नीट्यूड देखें तो मैग्नीट्यूड और यू कैन से रेशियो मतलब स्ट्रेंथ देखें जो भी फोर्सेस नेचर में एग्जिस्ट करते हैं इनके, तो वीकेस्ट विल बी ग्रेविटेशनल फोर्स, स्ट्रॉन्गेस्ट विल बी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, सेकंड नंबर पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स आएगा और थर्ड नंबर पे हमारा वीक न्यूक्लियर फोर्स आ जाएगा। तो ये काइंड ऑफ अरेंजमेंट वी कैन से इन जनरल जो है इस ये में हो सकता है। बट ऑब्वियसली अगर किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में ऐसा भी हो सकता है कि आपको एक क्वेश्चन में ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू ज्यादा आ रही है एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की किसी दूसरे क्वेश्चन में उससे भी कम आ गई, बट इन जनरल वी कैन अरेंज इट इन दिस ऑर्डर। उसके बाद जल्दी से स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स का भी देख लेते हैं। आप इतना याद रखो कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स ही हमारे जो न्यूक्लियस है उसको स्टेबल रखने में हेल्प्स द न्यूक्लियस टू रिमेन स्टेबल। ये किसके किसके बीच में काम करता है, मतलब न्यूट्रॉन प्रोटॉन आपस में या फिर प्रोटॉन प्रोटॉन आपस में या फिर न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन आपस में। मतलब दिस इज नॉट डिपेंडेंट ऑन चार्ज, चार्ज के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। न्यूट्रॉन इज अ न्यूट्रल पार्टिकल, तो ये चार्ज डिपेंडेंट फोर्स नहीं है, ये न्यूक्लियर फोर्स है जो बहुत ही छोटे डिस्टेंस पे काम करता है। और जो न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच का जो फोर्स रहेगा दैट इज इक्वल टू दैट बिटवीन प्रोटॉन प्रोटॉन या फिर न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन। तो ये फोर्स जो है फोर्स बिटवीन न्यूट्रॉन प्रोटॉन is equal to force between a proton proton is equal to force between a neutron neutron। और ये ऑलरेडी हमें पता है कि एटम कितना छोटा होता है, तो ऑब्वियसली स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स जो है हमारा दैट इज अ शॉर्ट रेंज फोर्स। मतलब न्यूक्लियर फोर्स दोनों ही हमारे शॉर्ट रेंज फोर्स ही होंगे बिकॉज दिस इज एक्टिंग ऑन अ न्यूक्लियर लेवल। अगेन कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्रोस्कोपिक एंड माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स, ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स हम क्लासिकल फिजिक्स में पढ़ते हैं, तो दे विल बी लॉन्ग रेंज फोर्स, वाइल न्यूक्लियर फोर्स हम माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स में पढ़ते हैं, तो दिस विल बी अ शॉर्ट रेंज फोर्स। तो वीक न्यूक्लियर फोर्स क्या है, रेयरली ऑब्जर्व फोर्स है एंड अपीयर्स ओनली इन सर्टेन न्यूक्लियर प्रोसेसेस, appears only in certain nuclear processes like beta decay of a nucleus। मतलब अभी के लिए इतना समझ लेते हैं कि इन बीटा डिके न्यूक्लियस जो है वो इलेक्ट्रॉन और एक अनचार्ज पार्टिकल न्यूट्रिनो जिसको बोलते हैं हम उसको एमिट करता है। तो अभी के लिए बस इतना समझ लेते हैं कि बीटा डीके में जो है जो न्यूक्लियस है हमारा रेडियो एक्टिव डीके की वजह से एक इलेक्ट्रॉन और एक अनचार्ज पार्टिकल को है इमिट करता है और इसी जो इमिटेड पार्टिकल्स है उसको हम बीटा डीके बोलते हैं। तो ये जो वीक न्यूक्लियर फोर्स है ये इसी के टाइम में ऑब्जर्व किया गया है और इसको अलग से इसलिए कैटेगराइज किया बिकॉज दिस वीक न्यूक्लियर फोर्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इसको जो है हम हेल्थ में मेडिकल्स में काफ़ी यूज़ होता है फॉर ट्रीटमेंट, सर्जरी, ऑपरेशंस, ये सब के लिए काफ़ी यूज़ किया जाता है बीटा पार्टिकल्स का। दैट्स वाई स्टडी ऑफ दीज पार्टिकल्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इसलिए इस फोर्स की स्टडी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगेन दिस विल बी अ शॉर्ट रेंज फोर्स क्योंकि ये एटॉमिक लेवल पे न्यूक्लियर लेवल पे हो रहा है, तो ये शॉर्ट रेंज फोर्स होगी। ओके, एंड वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट द मैग्नीट्यूड ऑफ दीज फोर्सेस। तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हमारा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स हो जाता है, देन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, देन वीक न्यूक्लियर फोर्स एंड देन ग्रेविटेशनल फोर्स इन जनरल। तो यहाँ पर आपका बेसिकली चैप्टर 1 के कॉन्सेप्ट जो हैं फिजिक्स के वो कंप्लीट हो जाते हैं और जानने को तो बहुत कुछ है, तो सो वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट वीडियो।